साल था 1992। राजस्थान के अजमेर शहर में पिछले कुछ महीनों से कई अजीब घटनाएं हो रही थीं। एक के बाद एक कई जवान लड़कियों ने कर ली थी। कई लड़कियों ने खुद को घरों में कैद कर रखा था, तो कई लड़कियां बिल्कुल पागल सी हो गई थीं। अजीब इत्तेफाक था। करने वाली लड़कियां सोफिया सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट थीं। जब इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की गई कि आखिर सोफिया सेकेंडरी स्कूल की लड़कियां क्यों कर रही हैं और ये लड़कियां परेशान क्यों हैं, तो एक ऐसे राज से पर्दा उठा जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अजमेर में भूचाल आ गया। लाखों लोगों की आस्था का केंद्र अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़े लोगों ने एक ऐसे घिनौने काम को अंजाम दिया था जिसे सुनकर आप गुस्से से तड़प उठेंगे। दरिंदगी और हैवानियत के इस खेल की शुरुआत 1990 की शुरुआत में हुई थी। इस खेल को शुरू किया था राजस्थान के अजमेर शहर के सबसे अमीर और सबसे बड़े घरानों में गिने जाने वाले चिश्ती परिवार के कुछ लड़कों ने। ये चिश्ती परिवार वही है जो लाखों लोगों की आस्था का केंद्र अजमेर शरीफ दरगाह की देखभाल करते हैं, यानी दरगाह के खादिमों में से हैं। इस चिश्ती परिवार के फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती का रुतबा उन दिनों अजमेर शहर में किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं था। ये लोग उस जमाने में संजय दत्त के स्टाइल को कॉपी करके दिन भर शहर में मटरगश्ती किया करते थे। पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो अय्याशियां भी खूब होती थीं। इनके साथ इनके दोस्तों का पूरा गैंग दिन भर शहर में यूं ही फिरता रहता था। वैसे तो ये एक धार्मिक परिवार से आता था, मगर फारूक चिश्ती ने राजनीति में करियर बनाने का फैसला किया था। इसी सिलसिले में फारूक पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करता है और फिर बहुत जल्द अजमेर कांग्रेस युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बन जाता है, जबकि नफीस चिश्ती यूथ विंग का ही उप जिला अध्यक्ष बनता है। जबकि इस कांड के एक और आरोपी सैयद अनवर चिश्ती कांग्रेस यूथ विंग का ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाता है। भले ही इन लोगों का राजनीतिक पद बहुत बड़ा नहीं था, मगर ये जिस परिवार से आते थे उसकी राजनीतिक पकड़ बहुत ज्यादा थी। बड़े बड़े आला अफसर इन लोगों के हुक्म पर अपना सर झुकाते थे। मंत्री से लेकर विधायक सांसद तक इन लोगों की खिदमत में लगे रहते थे। चिश्ती परिवार का रुतबा और पहुंच इतना था कि जिनको भी किसी काम में दिक्कत आती थी वो मदद के लिए फारूक के ही पास आया करता था। अपने मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से फारूक चिश्ती और इसके गुर्गे आसपास के स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों के बीच भी चर्चा का विषय बना रहता था। समय यूं ही बीत रहा था कि सोफिया सेकेंडरी स्कूल के 12th क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की एक दिन अपने दोस्त से कहती है कि मुझे गैस कनेक्शन लेना है। इसके अलावा मुझे कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन करनी है ताकि मैं राजनीति में आगे बढ़ सकूं। सोफिया सेकेंडरी स्कूल उस दौर में अजमेर के सबसे बेहतरीन गर्ल्स स्कूल में गिना जाता था। यहाँ शहर के अधिकतर अमीर घरों की ही लड़कियां पढ़ती थीं। ये वो समय था जब मामूली गैस कनेक्शन के लिए भी आला अफसरों से लेकर मंत्री तथा सांसदों तक की सिफारिश करवानी पड़ती थी। इसलिए लड़की ने जिस दोस्त से गैस कनेक्शन वाली बात कही थी वो कहता है कि अगर हम मिलकर फारूक चिश्ती से बात करें तो वो तुम्हें गैस कनेक्शन भी दिलवा देगा, साथ ही कांग्रेस पार्टी में भी एक पद तुम्हें दे दी जाएगी। चूंकि उस लड़की ने भी फारूक चिश्ती के बारे में पहले काफी कुछ सुन रखा था, ऊपर से फारूक चिश्ती और उस लड़की के दोस्त की जान पहचान भी थी, इसलिए वो फारूक चिश्ती से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। मिलने के बाद फारूक चिश्ती से गैस कनेक्शन और कांग्रेस ज्वाइन करने के बारे में बात करती है। सभी बातें सुनने के बाद फारूक चिश्ती कहता है कि कोई बात नहीं, बहुत जल्द तुम्हें गैस कनेक्शन मिल जाएगा, साथ ही तुम्हें कांग्रेस पार्टी में भी जगह दे दी जाएगी। इसी के कुछ दिनों बाद फारूक चिश्ती लड़की को सैयद अनवर चिश्ती से मिलवाता है। सैयद अनवर चिश्ती एक दिन उस लड़की से गैस कनेक्शन का फॉर्म भरवाता है तथा ये कहते हुए उसकी कुछ तस्वीरें भी लेता है कि ये तस्वीरें गैस कनेक्शन लेने में लगेंगी। यहां तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। एक दिन रोज की तरह वो लड़की सोफिया स्कूल से पढ़कर वापस आ रही थी। तभी रास्ते में उसके पास आकर एक मारुति वैन रुकी। वैन के रुकते ही लड़की ने पहचान लिया कि गाड़ी में फारूक चिश्ती के ही दोस्त मौजूद हैं। वो लोग इस लड़की से कहते हैं कि मैं भी उधर ही जा रहा हूं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आगे ड्रॉप कर दूंगा। क्योंकि लड़की उनसे पहले कई बार मिल चुकी थी, इसलिए लड़की उनके साथ चलने की हामी भरते हुए गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी चल पड़ती है। गाड़ी अभी आगे बढ़ी ही थी कि ये मेन रोड छोड़कर दूसरी तरफ मुड़ जाती है। लड़की को जब शक होता है तो वो पूछती है कि मुझे तो घर जाना था, ये तुम कहां ले जा रहे हो। इस पर वो लोग कहते हैं कि दरअसल भाई ने तुम्हें अभी कुछ जरूरी काम से मिलने के लिए फार्म हाउस पर बुलाया है। इसके बाद वो लोग उस लड़की को लेकर फारूक चिश्ती के फार्म हाउस पर चले जाते हैं। अब यहां जो लड़की के साथ होता है उसे जानकर आपका कलेजा दहल जाएगा। लड़की के फार्म हाउस आते ही फारूक चिश्ती ने उस किया करने के दौरान उस लड़की की तस्वीरें भी खींची गईं। लड़की को इन लोगों ने कहा कि अगर इस बारे में तुमने किसी को भी बताया तो तुम्हें परिवार समेत खत्म कर दूंगा। इसके अलावा हमने जो तुम्हारी तस्वीरें खींची हैं वो पूरे शहर में पोस्टर बनवा कर छपवा दूंगा, फिर तुम कहीं पर भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। इन सब से लड़की बहुत ज्यादा डर गई और वो चुपचाप घर चली गई। उसने अपनी आप बीती किसी को भी नहीं बताई।
अभी कुछ दिन ही बीते थे कि एक बार फिर से स्कूल जाने के क्रम में ही फारूक चिश्ती के गुर्गे उस लड़की को फिर से रोकते हैं और फिर से उसे फार्म हाउस पर लेकर आते हैं। इस बार कई और लोग उसका करते हैं और अंत में उसे उसी की तस्वीरें दिखाते हैं जो कुछ दिनों पहले ही ली गई थीं। तस्वीरें दिखाने के बाद ये लोग उस लड़की से कहते हैं कि अगर तुम चाहती हो कि ये तस्वीर हम तुम्हें वापस कर दें या फिर इसे नष्ट करते हैं तो बदले में तुम्हें हमारे पास अपनी एक सहेली को लेकर आना होगा। इतना सुनते ही लड़की इनके पैरों में गिरकर रहम की भीख मांगने लगी और तस्वीरें वापस करने को कहने लगी, मगर इन दरिंदों पर कोई असर नहीं हुआ। उन लोगों ने लड़की को यहां तक कह दिया कि अगर तुम किसी दूसरी लड़की को यहां तक लेकर नहीं आई तो मैं अगले ही दिन तुम्हारी ये तस्वीर तुम्हारे पड़ोसियों में बांट दूंगा। अब लड़की के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो रोज की तरह स्कूल जाना शुरू कर देती है और फिर अपनी एक सहेली को किसी बहाने से फारूक चिश्ती के पास लेकर आ ही जाती है। फारूक चिश्ती और उसके गुर्गे इस लड़की का भी करते हैं और उसकी भी तस्वीरें खींच लेते हैं और कुछ दिनों बाद इस लड़की को भी उसी तरीके से धमकाया जाता है। इस दूसरी लड़की को भी एक नई लड़की लाने को कहा जाता है और बस यहीं से ये सिलसिला चल पड़ता है। लड़कियां आती गईं, उनकी तस्वीरें ली जाती रहीं और उन तस्वीरों से ब्लैकमेल कर और भी नई लड़कियों को ये दरिंदे अपने पास मंगवाते गए। देखते ही देखते पीड़ित लड़कियों की संख्या दर्जनों से सैकड़ों में पहुंच गई। हालांकि जब सब कुछ बर्दाश्त के बाहर होने लगा तो इनमें से 2 लड़कियों ने हिम्मत करके इस घटना के बारे में एक पुलिस कांस्टेबल को जानकारी दी। सब कुछ जानने के बाद पुलिस कांस्टेबल ने पुलिस थाने में जाकर अपने आला अधिकारियों को इस बारे में बताया। शुरुआती जांच में ही इस बात के संकेत मिल गए कि बड़े पैमाने पर लड़कियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। शायद तभी पुलिस कुछ एक्शन ले लेती तो ये सिलसिला रुक सकता था, मगर जब जांच में सामने आता है कि इस कांड में तो शहर के सबसे रसूखदार परिवार के लड़के शामिल हैं, तो पुलिस वाले इस मामले को वहीं दबाकर रफा दफा कर देते हैं। इसके बाद तो दरिंदों की दरिंदगी और भी बढ़ जाती है और ये लोग अपने गैंग में नए नए लोगों को शामिल करते चले जाते हैं और उन लोगों तक भी ब्लैकमेल के जरिए लड़की मंगवा कर पहुंचाना शुरू कर देते हैं। पहले लड़कियां सिर्फ फारूक चिश्ती के फार्म हाउस पर आती थीं, मगर अब लड़कियों को नई नई जगहों पर भेजा जाने लगता है। अब एक ही लड़की के साथ एक ही दिन में कई कई लोग करते थे। ये वो समय था जब स्मार्टफोन और डिजिटल कैमरे आम नहीं थे। फोटो पुराने जमाने के रील वाले कैमरे से लिए जाते थे, फिर उन रील से तस्वीरें निकालने के लिए उस फोटो को लैब में भेजा जाता था। फारूक चिश्ती की दोस्ती महेश लुदानी नाम के एक शख्स से थी। महेश लुदानी अजमेर शहर में ही एक बड़ा सा कलर लैब चलाया करता था। लड़कियों करने के बाद जो तस्वीरें खींची जाती थीं, वो रील साफ करने के लिए इसी महेश लुदानी के कलर लैब में भेजी जाती थीं। शुरू में तो गुपचुप तरीके से रील से फोटो निकालने के बाद उसे फारूक चिश्ती के पास पहुंचा दिया जाता था, मगर जैसे जैसे लड़कियों की तादाद बढ़ती गई, फोटो लैब वालों का भी काम बढ़ गया। इसके अलावा अब लैब में काम करने वाले लोगों ने भी मौके का फायदा उठाना शुरू कर दिया। दरअसल जो रील साफ करने के लिए आती थी, उससे एक तस्वीर बनाकर फारूक चिश्ती को भेज दिया जाता था, फिर चुपके से उस फोटो की कई जेरोक्स कॉपीज बनाई जाती थीं। अब लैब में काम करने वाले लड़कों ने एक दूसरा गंदा खेल शुरू कर दिया था। दरअसल अब ये लोग खुद ही पुरानी पुरानी तस्वीरें निकालकर पीड़ित लड़कियों तक जाने लगे और उन लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो लड़कियों से या तो पैसे लेते थे या फिर फोटो वापस करने के बदले में वो भी उस लड़की किया करते थे। इसके बाद तो फोटो लैब वालों की दरिंदगी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इन्होंने लड़कियों की तस्वीरों को बेचना शुरू कर दिया। अब जो व्यक्ति लड़कियों की तस्वीरें खरीदता था, वो खुद ही उस लड़की से कांटेक्ट करता था, फिर वही ब्लैकमेलिंग का खौफनाक खेल शुरू हो जाता था। स्थिति तो ये बन गई कि एक ही लड़की की दर्जनों जेरोक्स कॉपी बना दी गई, जिसे अलग अलग लोगों से बेचा गया और फिर अलग अलग लोगों ने उन लड़कियों से संपर्क करके उसे ब्लैकमेल किया या फिर कईयों ने उसका किया। कुल मिलाकर लड़की, फोटो और ब्लैकमेल का एक ऐसा जाल बिछ गया कि उसमें अजमेर शहर की लड़कियां उलझती जा रही थीं। उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। अब तो जिसे भी लड़की की तस्वीर हाथ लगती थी, वो लड़की को ब्लैकमेल कर उसके साथ करता था। यहां तक कि फारूक चिश्ती के ड्राइवरों और नौकरों ने भी लड़कियों के साथ करना शुरू कर दिया था। अब बड़े पैमाने पर पार्टियों में भी लड़की को बुलाया जाता था, जहां एक साथ कई कई लोग एक लड़की के साथ करते थे। इस पार्टी में बड़े बड़े परिवार के लड़कों के अलावा लोकल पॉलिटिशियन भी शामिल होते थे। ये सब कुछ पूरे धड़ल्ले से बस इसलिए ही चल रहा था कि लोगों को भी मालूम चल गया था कि इस पूरे कांड की जानकारी प्रशासन को भी है, लेकिन चिश्ती परिवार के लड़कों के इस कांड में शामिल होने की वजह से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कथित तौर पर अब तक 200 से 300 लड़कियों को फारूक चिश्ती और उसके गुर्गे अपना शिकार बना चुके थे। वहीं पहले जहां अधिकतर लड़कियां सिर्फ सोफिया सेकेंडरी स्कूल की थीं, अब सावित्री स्कूल की लड़कियों को भी लोगों ने अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया था। 1990 से शुरू हुआ यह खेल 1992 में भी जारी था।
इस गंदे खेल की जानकारी अब स्थानीय स्तर पर काम करने वाले पत्रकारों, पुलिस वालों तथा राजनेताओं को भी हो गई थी, मगर उनमें से कोई भी लड़कियों की मदद करने तथा इन दरिंदों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सामने नहीं आ रहा था। बल्कि उल्टे कई पत्रकारों ने भी उन तस्वीरों को हासिल कर लड़कियों को ब्लैकमेल किया और उनसे पैसे ऐंठे, तो कईयों ने तो लड़कियों के साथ उल्टे ही किया। जिस लैब में लड़कियों की तस्वीरें निकाली जाती थीं, वहां पुरुषोत्तम नाम का लड़का भी काम किया करता था। एक दिन पुरुषोत्तम देखता है कि उसका देवेंद्र जैन नाम का पड़ोसी एडल्ट मैगजीन देख रहा है। देवेंद्र को ऐसा करते देख पुरुषोत्तम कहता है कि ये तुम क्या देख रहे हो? ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें असल चीज दिखा सकता हूं। ये सुनकर देवेंद्र जैन चौंक जाता है और कहता है कि ये असल चीज क्या है। इसी के बाद देवेंद्र पुरुषोत्तम से डील करता है और उस डील के तहत पुरुषोत्तम लैब से लड़कियों की तस्वीरें निकालकर देवेंद्र को देता है। उन तस्वीरों को देखकर देवेंद्र हैरान रह जाता है। ज्यादातर तस्वीरें इसी शहर में आसपास रहने वाली लड़कियों की थीं। देवेंद्र समझ जाता है कि यह खेल बहुत बड़ा है और इसी के बाद वो उन तस्वीरों की और कॉपी बनवाता है, जिनमें से कुछ तस्वीरें उन दिनों अजमेर में छपने वाली हिंदी अखबार दैनिक नवज्योति को भेजता है। अब इस मामले में दैनिक नवज्योति अपने स्तर से जांच शुरू कर देता है। जांच में पता चलता है कि शहर में एक ऐसा गैंग काम कर रहा है जो सोफिया सेकेंडरी स्कूल तथा सावित्री स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को पहले अपने जाल में फंसाते हैं, फिर उसका करते हैं और फिर उनकी तस्वीरें लेकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। कई महीनों की मेहनत के बाद नवज्योति अखबार के संपादक दीनबंधु चौधरी ने अपने स्तर से दर्जनों सबूत इकट्ठे कर लिए। इसके बाद उन्होंने शहर के कई आला पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें इस ब्लैकमेलिंग स्कैंडल के बारे में बताया, मगर कोई भी फारूक चिश्ती और उसके गैंग के खिलाफ कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ज्यादातर अधिकारियों ने यह कहते हुए इस मामले को दबाने की कोशिश की, शिकार बनी ज्यादातर लड़कियां हिंदू धर्म की हैं, जबकि इस दरिंदगी को अंजाम देने वाले अपराधियों में ज्यादातर मुसलमान हैं। तो अगर इस केस का खुलासा हुआ तो शहर में दंगा भड़क सकता है, क्योंकि 1992 का दौर बहुत ही नाजुक दौर था। देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े पैमाने पर दंगे भी हो रहे थे और धार्मिक तनाव काफी बढ़ा हुआ था। कई अधिकारियों ने तो चिश्ती परिवार के रसूख और पकड़ को देखते हुए ही किसी तरह की कार्यवाही से इनकार कर दिया। कई महीनों तक दीनबंधु चौधरी एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी और एक नेता से दूसरे नेता की चौखट पर भागते रहे, मगर किसी ने भी उनकी नहीं सुनी। अंत में उन्होंने इस पूरे खबर को अपने अखबार में छापने का फैसला किया। इसी के बाद 22 अप्रैल 1992 को नवज्योति में उन्होंने अजमेर स्कैंडल पर एक डिटेल खबर छापी। उम्मीद की जा रही थी कि इस खबर के छपने के बाद पुलिस मजबूरी में जरूर आरोपियों पर कार्रवाई करेगी, मगर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। पुलिस ने अखबार में छपी खबर का खंडन करना शुरू कर दिया, साथ ही कहा कि इन आरोपों में कोई दम नहीं है, क्योंकि एक भी सबूत पेश नहीं किया गया है। इस खबर के छपने के बाद नवज्योति के लिए काम करने वाले पत्रकारों तथा संपादक को धमकियां मिलनी शुरू हो गईं। हर तरीके से उन्हें रोकने की कोशिश की जाती, मगर नवज्योति इन लड़ाई को किसी भी कीमत पर इंसाफ दिलवाना चाहती थी। इसीलिए जब कहीं से किसी ने एक्शन नहीं लिया तो 15 मई 1992 को नवज्योति ने एक बार फिर से इस खबर को कवर किया और इस बार तस्वीरों के साथ खबर छापी गई। उन तस्वीरों में कई आरोपियों को साफ देखा जा सकता था, जबकि लड़कियों के चेहरे धुंधले कर दिए गए थे। 15 मई के अलावा अगले दिन यानी 16 मई 1992 को भी प्रमुखता से इस खबर को अखबार में छापा गया और दर्जनों लड़कियों की तस्वीरें धुंधली करके छापी गईं। क्योंकि इस बार खबर सबूत के साथ छापी गई थी, इसलिए अजमेर की आम जनता सड़क पर उतर आई। पूरे अजमेर में गुस्से की लहर चल पड़ी। हर कोई जल्द से जल्द फारूक चिश्ती और उसके गुर्गों पर कार्रवाई की मांग करने लगा। शहर में दंगे जैसे हालात बन गए। पहली बार अजमेर शहर को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। विभिन्न संगठनों तथा राजनीतिक दलों द्वारा 3 दिन के अजमेर बंद का ऐलान कर दिया गया। हालात इतने बिगड़ गए कि अजमेर शहर के इतिहास में पहली बार प्रशासन द्वारा NSA लागू कर दिया गया। अब पुलिस के सामने आरोपियों पर कार्रवाई करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, मगर पुलिस इतनी बेशर्मी से काम कर रही थी कि लोगों का गुस्सा एक बार फिर से उबाल मारने लगा था। पुलिस की ओर से कहा गया कि केवल अखबार में छपी खबर के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, बल्कि जब तक कोई आकर FIR दर्ज नहीं करवाएगा हम कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। नवज्योति के अलावा इस खबर को स्थानीय स्तर पर ही छपने वाले न्यूज़पेपर लहरों की बरखा में भी प्रमुखता से छापा जाने लगा। इस अखबार को पत्रकार मदन सिंह चलाते थे। उन्होंने दिन रात इसी केस पर काम करना शुरू कर दिया और रोज रोज नए खुलासे करने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि मदन सिंह को धमकियां मिलनी शुरू हो गईं और अंत में एक दिन उन पर जानलेवा हमला भी हो गया। हालांकि वो हमले में बच गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। जिस अस्पताल में मदन सिंह का इलाज हो रहा था उसके बाहर सुरक्षा में कुछ पुलिस वाले भी तैनात कर दिए गए थे। इसके बावजूद कुछ लोग अस्पताल में घुस गए और उन्होंने अस्पताल में ही मदन सिंह को गोलियों से भूनकर मार डाला। मदन सिंह की मौत से जुड़ी एक अपडेट
जनवरी 2023 में ही आई है। उसके बारे में हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। फिलहाल केस पर वापस चलते हैं। सभी खुलासे के बाद पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए एफआईआर का इंतजार कर रही थी, मगर लड़कियों को इस तरह से डराया धमकाया गया था कि कोई भी लड़की शिकायत दर्ज करवाने के लिए आगे नहीं आ रही थी। बाद में कई एनजीओज ने सामने आकर फोटो के आधार पर लड़कियों का पता लगाकर उन्हें आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए समझाना शुरू कर दिया। उनकी मेहनत रंग लाई और कुल 30 लड़कियां सामने आईं, जिन्होंने पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। जैसे ही 30 लड़कियां बाहर निकलकर शिकायत दर्ज करवाने आईं, उनके साथ फिर से हैवानियत का खेल शुरू हो गया। दरअसल उन्हें हर तरह से डराया धमकाया जाने लगा। आरोपियों ने लड़कियों को पुलिस थाने तक जाने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। इसका नतीजा ये हुआ कि जहां पहली बार 30 लड़कियां सामने आईं, उनमें से ज्यादातर लड़कियां दोबारा कभी थाने की तरफ नहीं गईं। इतना ही नहीं, कुछ लड़कियां दोबारा तो गईं भी, फिर वो भी पीछे हट गईं और अंत में सिर्फ 2 लड़कियां ही इस केस की शिकायतकर्ता के तौर पर बच पाईं। इस केस में जितनी भी लड़कियों का नाम पीड़ित के तौर पर शामिल था, उनमें से ज्यादातर के परिवार वालों ने शहर को तत्काल ही छोड़ दिया और वो कहीं अनजान जगह रहने चले गए। खैर, पुलिस में कुछ एफआईआर दर्ज हो गई थी। उसी के आधार पर जांच आगे बढ़ी और गिरफ्तारी का सिलसिला भी शुरू हुआ। 30 मई 1992 को इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज की गई। कमाल की बात तो ये थी कि इस पहली एफआईआर में नफीस चिश्ती और फारूक चिश्ती का नाम शामिल नहीं किया गया था। हालांकि आगे की जांच के बाद फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और सैयद अनवर चिश्ती को ही इस पूरे स्कैंडल का मास्टरमाइंड बताया गया। एफआईआर दर्ज करने के बाद कुल 18 लोगों की पहचान आरोपियों के तौर पर की गई। आरोपी बनाए गए लोगों में फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती, अनवर चिश्ती के अलावा कैलाश सोनी, महेश लुधानी, हरीश तोलानी, शंभू इत्यादि भी शामिल थे। जांच में यह भी पता चला कि पीड़ित लड़कियां केवल एक ही धर्म की नहीं थीं, बल्कि कई लड़कियां तो नफीस और फारूक चिश्ती की रिश्तेदार भी थीं। जांच के बाद पुलिस ने लगभग 250 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की। 3 मास्टरमाइंड सहित 12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई थी। चार्जशीट में कैलाश सोनी, हरीश दुलानी, फारूक चिश्ती, इशरत अली, मोइजुल्ला उर्फ पूतन इलाहाबादी, परवेज अंसारी, पुरुषोत्तम उर्फ बबली, महेश लोधानी, अनवर चिश्ती, शंभू, जौर चिश्ती तथा नफीस उर्फ टार्जन का नाम शामिल था। इस मामले की सुनवाई की शुरुआत अजमेर सेशन कोर्ट में हुई। लगभग 6 साल की सुनवाई के बाद 18 मई 1998 को अजमेर सेशन कोर्ट द्वारा 18 में से 8 आरोपियों को लड़कियों के साथ करने और उनका अपहरण करने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा पाने वाले लोगों में मोइजुल्ला उर्फ पुत्तन, परवेज अंसारी, इशरत अली, महेश लुधानी, कैलाश सोनी, सैयद अनवर चिश्ती, हरीश तोलानी तथा शमशुद्दीन उर्फ मैराडोना शामिल था। इन सजा पाए लोगों के अलावा बाकी लोगों के खिलाफ जांच जारी थी, जबकि इनमें से कुछ लोग फरार थे। फरार लोगों में मुख्य आरोपियों में से एक नफीस चिश्ती भी शामिल था, जिसे 2003 में गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरे फरार अपराधी इकबाल भट्ट को 2005 में गिरफ्तार किया गया। सजा पाए लोगों ने सजा के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। पहले हाई कोर्ट ने कई सबूत के आधार पर कई आरोपियों को बरी कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 4 आरोपियों को दी गई उम्र कैद की सजा को बहुत ज्यादा सख्त सजा बताते हुए कम करने का फैसला किया और उन्हें सिर्फ 10 साल की सजा दी गई। इस केस के मुख्य आरोपी में से एक फारूक चिश्ती इतना शातिर था कि उसने खुद को फर्जी मेडिकल कागज के आधार पर पागल घोषित करवा लिया। कोर्ट ने भी उसे सही मानते हुए शुरुआती ट्रायल में कोई सजा नहीं दी और उसे बरी कर दिया। मगर 2007 में फास्ट ट्रैक कोर्ट में फारूक चिश्ती को उम्र कैद की सजा सुनाई। केस यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ मामले अब भी राजस्थान हाईकोर्ट में पेंडिंग थे। 2013 में राजस्थान हाईकोर्ट ने फारूक चिश्ती को दी गई उम्र कैद की सजा को कम करते हुए ये कहते हुए जेल से रिहा करने का हुक्म दे दिया कि फारूक चिश्ती काफी समय जेल में काट चुका है। इसी के बाद फारूक चिश्ती को जेल से रिहा कर दिया गया। इस केस में सुहेल गानी नाम का एक आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। उसने 26 साल बाद यानी 2018 में कोर्ट में जाकर सरेंडर किया। फिलहाल इसे कोई सजा नहीं दी गई है और ये बेल पर है। इसके अलावा इस केस का एक आरोपी आज भी फरार है। बताया जा रहा है कि वो अमेरिका में है। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जा चुका है। इसके अलावा कई आरोपियों के खिलाफ फिलहाल पॉस्को कोर्ट में अब भी मामला चल रहा है, लेकिन एक भी आरोपी जेल में नहीं है, बल्कि सभी बेल पर आराम से मजे से अपनी जिंदगी काट रहे हैं। अगर आपको याद हो तो वीडियो में कुछ देर पहले ही हमने पत्रकार मदन सिंह का जिक्र किया था, जो लगातार इसी केस को कवर करते हुए खबरें लिख रहे थे। इस कारण उनकी हत्या कर दी गई थी। अब अपडेट ये है कि 7 जनवरी 2023 को मदन सिंह के 2 बेटों ने मिलकर
सवाई सिंह नाम के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। कथित तौर पर सवाई सिंह ने ही मदन सिंह की हत्या की थी। सवाई सिंह की हत्या करने के बाद मदन सिंह के बेटों ने चिल्लाकर कहा कि हमने अपने पिता की मौत का बदला लिया है। फिलहाल मदन सिंह के दोनों बेटों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। चलिए केस पर वापस आते हैं। कोर्ट रिकॉर्ड की बात करें तो कोर्ट रिकॉर्ड में सिर्फ 16 लड़कियों को ही पीड़ित बताया गया है, जबकि अलग अलग सोर्स से पता चला है कि इन दरिंदों ने कम से कम 100 लड़कियों को अपना शिकार बनाया था। दावा तो यहां तक किया जाता है कि शिकार हुई लड़कियों की संख्या 300 या फिर 500 तक भी हो सकती है। इतनी अधिक संख्या में शिकार होने के बावजूद कुछ ही लड़कियां कोर्ट तक आ सकीं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि लड़कियों को बहुत ज्यादा परेशान किया जाने लगा। इसी कारण कम से कम 6 लड़कियों ने के कुछ ही समय बाद कर ली थी। एक के बाद एक जब 6 लड़कियों ने कर ली थी, तभी सोफिया स्कूल चर्चा में आया और फिर इस केस की परत खुलनी शुरू हुई। उस दौर में सोफिया स्कूल तथा सावित्री स्कूल में पढ़ने वाले ज्यादातर लड़कियों ने इस केस के खुलासे के बाद स्कूल छोड़ दिया, तो कईयों ने शहर ही छोड़ दिया। हालात तो ऐसे हो गए थे कि अजमेर शहर की लड़कियों की शादियां भी काफी मुश्किल से हो रही थीं। जो शादी करने के लिए राजी भी होता था, वो पहले पुलिस थाने और अलग अलग लैब्स में जाकर फोटो के जरिए ये पता करता था कि ये लड़की भी हैंडल की पीड़िता में शामिल थी या नहीं। जैसा कि अभी हमने बताया, इस केस से जुड़े सभी आरोपी फिलहाल बेल लेकर जेल के बाहर हैं, जबकि इस केस की सुनवाई आज भी समय समय पर होती रहती है और इस सिलसिले में गवाही देने के लिए अक्सर पीड़ित महिला को कोर्ट तक आना पड़ता है। इसी से जुड़ी एक केस की सुनवाई के सिलसिले में एक बार फिर से दिसंबर 2022 में एक महिला को गवाही देने के लिए बुलाया गया। सुनवाई के दौरान उन्होंने कोर्ट में जज और वकील से रोते हुए कहा कि आप मुझे अब भी बार बार कोर्ट में क्यों बुला रहे हैं? अब तो 30 साल हो गए हैं, मैं अब दादी बन चुकी हूं, मुझे अकेला छोड़ दें, मेरा भी अब परिवार है, मैं उन्हें क्या बताती रहूं? महिला के इतना कहने के बाद पूरे कोर्ट परिसर में कई मिनट तक सन्नाटा पसर गया। किसी के पास महिला की इस बात का जवाब नहीं था। शायद इस केस की सैकड़ों पीड़ित महिलाओं को पहले ही अंदाजा हो गया था कि यहां इंसाफ की लड़ाई सजा से कम नहीं है, इसीलिए वो तब पीछे हट गई थीं। जो महिलाएं हिम्मत जुटाकर आगे आईं, वो इंसाफ के नाम पर सजा ही काट रही हैं, जबकि जिन्हें सजा मिलनी चाहिए थी वो चैन की सांस ले रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको पहले से इस केस के बारे में जानकारी थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें, ताकि बाकी लोग भी इस खौफनाक कहानी के बारे में जान